के रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। पेपर 1 का जो आंसर की हमने देख लिया था कि जो ऑफिशियल आंसर की उसमें क्या-क्या आंसर माना है। पेपर 2 में अब क्या-क्या आंसर माना है ऑफिशियल आंसर की ने आरपीएससी ने, उसको आज हम देख लेते हैं, ठीक है? जैसे पहला प्रश्न ये था कि उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रचार हुआ है, उसका एकमात्र श्रेय रामानंद ही को है। रामानंद के पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त हो चुके थे, तथापि राम भक्त के वास्तविक आचार्य रामचंद्र रामानंद ही समझे गए हैं। इन सब के बावजूद भी रामानंद ही समझे गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और वैसे भी शुक्ल जी ने रामानंद जी की बहुत तारीफ की है और कहा है, और हमको पता है कि शुक्ल जी के नक्शे कदम में ही जो है राम कुमार वर्मा चलते हैं। और अधिकांश जो इनकी मान्यताएं दोनों की समान समान भी है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचकर आंसर लगाया था कि रामचंद्र शुक्ल जी भी इस मान्यता को स्वीकार करते हैं और राम कुमार वर्मा भी, इसलिए राम कुमार वर्मा लगा देते हैं। तो राम कुमार वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न हो जाएगा अपना कि भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य का कौन सी विशेषता नहीं है। भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की है ना, भक्तिकालीन जो हिंदी है उसमें राम साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। इसका जो सही उत्तर माना है वो माना है 4। लोक रंजक रागानुरागी भक्ति का प्रधान है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि लोक रंजक रागानुरागी जो भक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषता है, न कि राम भक्ति साहित्य की। इसलिए दूसरे का 4 विकल्प जो दिया है ये सही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट। ठीक है। टेलीग्राम पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से प्रश्न देख सकते हैं, ताकि उनको समस्या नहीं आया है ना। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाली हुई है ना। तो हम क्या है, पेपर 2 के तीसरे प्रश्न में पहुँच चुके हैं अभी। पेपर 2 के तीसरे प्रश्न पे पेपर 1 और पेपर 2 मैंने एक साथ ही डाल रखे हैं, तो पेपर 1 के जस्ट नीचे पेपर 2 मिल जाएगा आपको। तीसरा प्रश्न क्या है कि सरह पाठ के पर्वों को वर्णों विषय में कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी सरह पाठ से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है कि भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध। भाई भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बल्कि भोग मार्ग तो खूब कूट कूट के भरा हुआ है इनके साहित्य में और इनके संप्रदाय में। जो सहपा जो थे और बाकी जितने भी ये हुए थे, ये भोग मार्ग या फिर जो जो हम कह सकते हैं गुहे मार्ग जिसे कह सकते हैं, नारी का सौंदर्य वगैरह हो गया, इनके प्रति बड़ी आसक्ति इनके काव्य में मिलती है और इनकी संप्रदाय में मिलती है ना। ये सरहपा के वर्ण्य विषयों में है ही है। अतः ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विरोध नहीं किया। पृथ्वीराज राठौर को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है ना, ये हमने पढ़ चुके थे कि कौन कौन प्रमाणिक है, कौन कौन अप्रमाणिक मानते हैं और कौन कौन अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने ही श्याम सुंदर दास के साथ मिलकर पृथ्वीराज राठौर का क्या किया था, संपादन भी किया था, आपको पता ही है वो। 5वां प्रश्न है कि असंगत विकल्प बताना है। कौन सा विकल्प जो है असंगत है। तो धूर्त रसिक लाल जो है वो उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है, बल्कि लज्जाराम मेहता का ही है, लज्जाराम मेहता। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए, है ना, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कौन सा था। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति काल के पहले सबसे शक्तिशाली जो आंदोलन था वो था गोरखनाथ के योग मार्ग। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाथ संप्रदाय नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक भी है, याद रखना। 7वां प्रश्न है कि खालसा, नागा, विरक्ति और खाकी ये किसके उपसंप्रदाय है। दादू पंथ के उपसंप्रदाय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान प्रश्न। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है वर्ण क्रम अनुसार, यानी कि वर्णों के अनुसार अल्फाबेटिकल। ए पे शुरू होने वाले सभी कवि एक साथ, बी से शुरू होने वाले एक साथ। प्रथम प्रयास किस इतिहास से मिलता है। प्रथम प्रयास अर्थात पहली बार किसने लिखा है। ईस्टवार ला लिटरेचर एंग्लो हिंदुस्तानी, किसने लिखा था ये, गार सदर तासी में। ये प्रश्न हम 1000 बार कर चुके हैं, गार सदर तासी का ही है। क्योंकि दूसरी बार ये प्रयास मिलता है शिव सिंह सरोज में। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 रान से एक होगा, जो कि आसान है। मतीराम के संबंध में गलत कथन छाटना है कि ललित ललाम में शब्द अलंकारों का वर्णन है। ये गलत है। ललित ललाम में शब्द अलंकारों का नहीं, अर्थालंकारों का वर्णन है। ठीक है ना, अर्थालंकारों का। नोवेम हो जाएगा 3। 10वां प्रश्न है कि सिंधु साहित्य के संदर्भ में गलत कौन सा है। कि सिंधु साहित्य के संदर्भ में गलत का ठीक है ना चयन करना था। तो जो 10वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। 10वें का सही उत्तर होगा 2। इनकी भाषा शोर से नवभ्रंश के निकट इन जनबोली है। नहीं, गलत है ये, बल्कि अर्धमागधी मागधी के निकट हम कह सकते हैं। अधिकांश जो है मागधी के निकट है, न कि शोर से नवभ्रंश।
11वां प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका का संपादन 1927-28 में छप रही थी, तब पंत जी और पल्लव लेखमाला के लेखक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही मैंने को चुनना था। फिर वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है, विराटा की पद्मिनी, गढ़ कुंडार और मुसाहिब, ये सारी की सारी रचनाएं जो है वृंदावन लाल वर्मा की है, अतः विकल्प एक सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो इनकी सारी की सारी नहीं है। जैसे जैनेन्द्र की सुनीता है, त्यागपत्र है, पर तितली जैसे का प्रसाद की है, ऐसे ही, ठीक है ना। और ये देखो 13वां प्रश्न है, 60 वर्ष एक रेखांकन, यह आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की, 1960 में लिखी थी इन्होंने। 1900 में इनका जन्म होता है, इस पंत का 60 में लिखी। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है छाटना है। तो यही सच है जो कहानी है मन्नू भंडारी की है, न कि उषा प्रेमवर्धन की। गलत हो जाएगा ये। 15वां प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 84 वैष्णवन की वार्ता जो है, एक गोकुलनाथ ने लिखी है, गोकुलनाथ के शिष्यों ने लिखी है, पर कृष्णानंद में गलत हो जाएगा ये। 16वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार है शुद्धाद्वैतवाद। ये पुष्टि मार्ग जो है वो वल्लभ संप्रदाय के अंदर आता है, और वल्लभ संप्रदाय का जो दर्शन है वो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद का। ठीक है, 16वां प्रश्न भी हो गया हमारा। 17वां प्रश्न है, वेदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? वेदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा। पहली बात, इनके ग्रंथ वगैरह नहीं मिलते, फुटकल रचनाएं मिलती हैं, और ऐसे फैक्ट डाटा नहीं दे सकते हैं कि 4 ग्रंथ मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अलग अलग ग्रंथ में हो सकता है अलग अलग ग्रंथ मिलते हो, पर फुटकल रचनाएं ज़्यादा मिलती है, लेकिन 4 ग्रंथ मिलते ही गलत हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा 2, बाकी बातें सही हैं। 18वां प्रश्न है कि जैन साहित्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रासों का गायन करते थे, ये गलत हो जाएगा। रासों का नहीं बल्कि रास का गायन करते थे, रास का। ठीक है ना, जैन मंदिर के श्रावक लोग रात्रि के समय रास का गायन करते थे। 19वां प्रश्न है कि सरस्वती के संपादन काल में ही उनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वो सरस्वती में दिया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये कथन आचार्य शुक्ल जी का ही है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। हम पेपर 2 कर रहे हैं, जो मैंने पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम में, उसमें प्रश्न संख्या 20 पे पहुंच चुके हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2, पेपर 1 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अष्टछाप के कवियों के विषय में जो गलत कथन बताया था वो क्या है कि इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज वल्लभ कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं पर रचना की। गलत हो जाएगा। ब्रज वल्लभ श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है ना, तो 20वें का आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। समांतर कहानी के आंदोलन चलाया था कमलेश्वर ने, समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने। मध्यकालीन संत भक्तों की वाणियों का एक संग्रह ग्रंथ कौन सा नहीं है? मध्यकालीन संत भक्तों की वाणियों का जो एक संग्रह है वो नवल सागर नहीं, याद रखना, ये मध्यकालीन भक्त संतों में नहीं आता है। 23वां प्रश्न है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। ये पंक्तियां भी कल परसों दिन रीति काल में जब घनानंद पढ़ा था तब पढ़ा था हमने। ये पंक्तियां किस कवि के बारे में कही गई है? घनानंद के बारे में कही है, और मैंने कहा था ब्रजनाथ से संबंधित पंक्तियां मिलती हुई, ये ब्रजनाथ की है और घनानंद के संदर्भ में पंक्तियां कही गई। 24वां प्रश्न है कि कौन सी जीवनी है जो त्रुटिपूर्ण है ना, क्योंकि कलम का सिपाही जो है वो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी, गलत हो जाएगा ये। कलम का सिपाही जो है वो किसकी किसकी है ये? कलम का सिपाही जो है तो शिवरानी देवी ने जो जीवनी लिखी उसका नाम है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। ठीक है ना, कलम का सिपाही जो है वो शिवरानी देवी ने नहीं लिखी, गलत हो जाएगा। किसने लिखी कमेंट करके बताना मुझे, है ना, आसान प्रश्न। थर्ड जेंडर से संबंधित कौन सी रचना लेंगे? थर्ड जेंडर यानी किन्नर से संबंधित नाला सोपा रावी है, यमदीप है और गुलाम मंडी है। बस रेत की मछली नहीं है, याद रखना, रेत की मछली नहीं है। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास्य मधुर और सम्मिश्रण देखने को मिलता है? किसकी भक्ति भावना में दास्य सख्य और मधुर का सम्मिश्रण मिलता है? सूरदास की भक्ति भावना में। सही हो जाएगा ये। यदि मेरा अनुमान ठीक हो तो सुख सभी संवाद के रूप में ही रासो लिखा गया था। ये बात पृथ्वीराज रासो के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है। नीचे कुछ निबंधकार दिए हुए हैं, तो कौन सा गलत है ना, कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो अस्मिता के लिए जो निबंध है वो कुबेरनाथ राय का नहीं है बल्कि विद्यानिवास मिश्र का है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, भूषण बिनु बिराजे कविता बनिता मित्र। ये केशवदास की पंक्तियां हैं, चलते फिरते बहुत बार हम पढ़ते रहते हैं, आसान क्वेश्चन है। 30वां प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव पर भी रहता था, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव तो वो जानते ही नहीं है। उनका उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ समाज में फैली हुई कुरीतियों का खंडन करना था। काव्य करना तो उनका प्राथमिक उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, है ना? इसलिए तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। 31वां प्रश्न आते हैं पेपर दो के 31वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस रचना में गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है? मुक्ति व्यक्ति प्रकरण में हुआ है, राहुल वेद में भी हुआ है, वाणी रत्नाकर में हुआ है। सभा का चार जो है वो देवसेन का पद्य ग्रंथ है ये, ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। 32वां प्रश्न देखो आप, जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कौन सा गलत है? जॉर्ज गिरियर्सन ने लिखा था अपना कौन सा, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना? उसमें क्या था कि इसमें सभी वर्णित कवियों का पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया है, गलत हो जाएगा। पहली बात तो सभी कवियों का पर्याप्त विस्तार से वर्णन देना संभव नहीं है, संक्षेप में वर्णन दिया था, है ना? संक्षेप में, है ना? संक्षिप्त में जो है वर्णन किया था, इसलिए गलत हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि काव्य रचना पद्धति को रीति मानने वाले आचार्य तथा काव्य पंक्ति का सुमेलित विकल्प कौन सा है? अर्थात सुमेलित विकल्प छाट नहीं, यहाँ पे जो गलत है ना वो नहीं छाट, वो सही है वो। तो रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत मुदा उतार, ये गलत है, ये भी गलत है। लेकिन काव्य की रीति सीखियो तो कवि न तो, ये भिखारी दास की पंक्तियां है और ये ज्यादा सही है, सटीक है ये। तीसरा विकल्प सही है, बाकी और पंक्तियां जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, उनकी पंक्तियां नहीं है और गलत। 34वां प्रश्न है कि नरेश मेहता के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? वो तो कथन असंगत है। तीसरे शतक के कवि है नरेश मेहता, है ना? ये गलत हो जाएगा। नरेश मेहता जो है तीसरे शतक के कवि नहीं है, बल्कि दूसरे शतक के कवि नरेश मेहता, ठीक है? इसके अलावा तो इनकी रचना समय देवता लंबी कविता है, इसे सबको पता है। 33वां प्रश्न है कि भारतेंदु चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। आचार्य शुक्ल जी का कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ये बातें, दोबारा प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। 36वां प्रश्न देखो आप, कि निम्नलिखित में से गलत कथन छाटना है। काल तुझसे होड़ मेरी और धूप के दान शमशेर के प्रसिद्ध काव्य संकलन। जो काल तुझसे होड़ मेरी तो इनका है, लेकिन धूप के धान नहीं है इनका, इसलिए गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना? ये गलत इसीलिए है, ये गलत कथन है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे जगजीवन दास। 33वां प्रश्न हो जाएगा तीनों। 38वां प्रश्न है कि लोकायतन एक सामाजिक चेतना का काव्य है जिसमें नारी के उत्थान की भावना का प्राधान्य है, ये गलत हो जाएगा। लोकायतन जो है वो गांधी जी से संबंधित काव्य है, नारी चेतना का प्राधान्य नहीं है ना? हो सकता है गुण मात्रा मिलती हो, लेकिन गांधी जी का प्रभाव इसमें अधिक मिलता है, इसलिए ये गलत कथन हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत और उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये वाला कथन गलत है, चौथा वाला। रीति मुक्त तो कविता, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है भाई? अलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह, गलत है। अलंकारों के प्रति इनका आग्रह नहीं मिलता है, बल्कि दुराग्रह मिलता है, दुराग्रह। अर्थात अलंकार जो है वो जानबूझ के नहीं लाए, वो अगर अनायास अलंकार आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो नहीं लाते हैं, बल्कि रीतिबद्ध काव्य में जो है अलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह मिलता है। ये रीतिमुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। बाकी उदात्त प्रेम का निरूपण, भाषा का असाधारण प्रयोग और प्रेम वर्णन में व्यथा की प्रयोग, ये सब मिलता है। नंददास का जो अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? अनेकार्थ यानी कि बहुत सारे ग्रंथ अर्थ बताता है, मतलब पर्याय कोश हो जाएगा वो, आसान प्रश्न है। राम काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? ये प्रश्न केवल कम से कम 500 बार 1000 बार करवाया होगा मैंने आपको। एक चीख के बोलता हूँ कि ध्रुव दास का नाम जरूर ऑप्शन में आएगा, क्योंकि ध्रुव दास जो है वो कृष्ण भक्ति कवियों में से है, न कि राम भक्त कवियों में। ये ईश्वर दास, अग्रदास और प्राणचंद चौहान को राम भक्त कवि है। 42वां प्रश्न है कि छायावाद में उसका रूप लघु की महानता है,
तीसरे दशक में लघु की महिमा का और उसके बाद की कविता में लघु के महत्व का है। प्रसाद से अज्ञेय तक की संपूर्ण काव्य यात्रा को लघु व महत् प्रत्ययों अथवा महत् की तीन अवस्था के रूप में समझाने वाले आलोचक कौन है? वो हमें नहीं पता ये कथन किसका है, और हमको इतना पता है कि लघु मानव के बहाने हिंदी में एक बहस, इस प्रकार के ग्रंथ मिलता है विजय देव नारायण शाही का। तो इतने लघु लघु आने से हम आंसर लगाएंगे विजय देव नारायण शाही, क्योंकि एकदम सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सही भी है। और वैसे भी हमारे सिलेबस में जो कवि लगे हुए हैं उनमें विजय देव नारायण शाही लगे हुआ है। तो आपको पता है कि अगर विजय देव नारायण आप सही आपके सिलेबस में है तो आप वैसे भी चूज कर सकते थे। अज्ञेय आप इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अज्ञेय का संबंध लघु मानव से संबंधित नहीं है ना, इसलिए। यानी सब प्रश्न देखो आपको, केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? केदारनाथ के अग्रवाल के संबंध में एक प्रगतिवादी कवियों में वो सबसे कम कलात्मक कवि है। पहली बात तो किसी की बुराई आप किसी कविता में सुन ही नहीं सकते ना, किसी भी ऑप्शन में अगर किसी की बुराई दे रखी है तो समझ लो वो गलत है। लेकिन प्रगतिवादी कवियों में बहुत प्रमुख है केदारनाथ अग्रवाल, और सबसे प्रख्यात तो नहीं कर सकता लेकिन काफ़ी फेमस है ये, ठीक है ना। प्रगतिवादी कवियों में काफ़ी बड़ा नाम है उनका, इसलिए हम ये बात बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे कि सबसे कम कलात्मक है, नहीं, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। चौथा उत्तर हो जाएगा 43 में। 44वां प्रश्न है कि कबीर को प्रभावित करने वाले कौन सा विकल्प नहीं है? देखो कबीर ने नाथ पंथ और सहज ज्ञान से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव ग्रहण किया है। पश्चिम का सूफीवाद भी उन्होंने लिया है और दक्षिण का वेदांत भक्तिवाद भी लिया है, परंतु जैनों का शून्यवाद उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। जैन साहित्य से हो सकता है कुछ चीज़ें ग्रहण की हो, लेकिन जैनों का शून्यवाद उन्होंने उन्होंने मतलब ग्रहण नहीं किया है, कबीर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है। आसान प्रश्न है, पहले हमने किया हुआ है। वृद्ध जीवन से संबंधित कौन सा उपन्यास नहीं है? यहाँ पे वृद्ध जीवन से संबंधित कौन सी रचना नहीं है जिसमें बूढ़े बूढ़े लोगों का वर्णन किया गया है? एक जमीन अपनी जो रचना है चित्रा मुद्गल जी, इसमें वृद्ध जीवन का वर्णन नहीं है। 46वां प्रश्न देखिए आपको, कि गलत कथन कौन सा है? इस तालाब की मछलियाँ और जमुन जल को केदारनाथ अग्रवाल के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये हो जाएंगे नागार्जुन के, ठीक है ना, ये केदारनाथ अग्रवाल के नहीं है, इसलिए भी ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, मतलब ये 46 का चौथा हो जाएगा गलत। 47वां प्रश्न देखिए कि मार्क्सवादी आलोचक कौन से नहीं है, और ये भी मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, ये मार्क्सवादी आलोचक है। डॉक्टर देवराज वही है जिन्होंने पुस्तक लिखी है छायावाद का पतन, छायावाद का पतन। तो डॉक्टर देवराज जो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, अतः प्रगतिवादी आलोचक नहीं है। 48वां प्रश्न देखिए, अपने युग की केंद्रीय रचना वृत्ति से जुड़कर आलोचना का उदय भारतेंदु कालीन किस सैद्धांतिक निबंध से माना जाता है? तो एक निबंध लिखा गया था भारतेंदु के द्वारा नाटक नाम से, ठीक है ना, इससे हम आलोचना भी कर सकते हैं। तो नाटक नाम का जो ग्रंथ है इससे शुरू हुआ था सैद्धांतिक आलोचना। 49वां प्रश्न देखिए कि जायसिया कौन सा ग्रंथ नहीं है? पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, लेकिन पुहूकर के रस रतन नहीं है, क्योंकि पुहूकर का है रस रतन, तो ये जायसी का ग्रंथ नहीं है, जबकि रस रतन जो है पुहूकर का ग्रंथ है, पुहूकर का। 50वां प्रश्न जो है ये डिलीट हुआ है, इसलिए हम इसके संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे। कि पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है, बिल्कुल है। 1922 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व चतुर्वेदी जो है प्रताप का संपादकीय कार्य करते हैं, और उन्होंने एक अपना नाम जो है भारतीय आत्मा भी रखा हुआ है, बिल्कुल माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। और वेणु लोक गूंजे धरा उनकी कहानियों का संग्रह है, ठीक है ना। तो ये गलत क्यों हुआ है इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वेणु लोक गूंजे धरा तो इनका कहानी संग्रह नहीं है, ये तो काव्य में ही पढ़ते हैं, पर हो सकता है इस नाम से इनका कहानी संग्रह भी हो, ठीक है ना। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है, बाकी आपको क्या रीज़न लगता है? क्या आपको लगता है कि 1922 में गणेश शंकर विद्यार्थी वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत होना चाहिए? तो या तो चारों ऑप्शन सही है या 4 में से 2 गलत है, इसलिए डिलीटिव आई है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपका क्या मत है कमेंट जरूर करना। 51वां प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों में जीवनी चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पद्यबद्ध की जाती है? उसे कहते हैं रास। रासो नहीं कहेंगे, रास कहेंगे, ठीक है ना, जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास। 52वां प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, गलत है। हम विष पाई जन्म के, ये रचना किसकी है? बहुत बार मैंने बताई है आपको, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
राम कुमार वर्मा ऑप्शन में दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मानसी और उदय शंकर भट्ट, ये सही है, क्योंकि मानसी मुझे पता है, आप कहोगे कि तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, बिल्कुल, पर ये उदय शंकर भट्ट की भी है। जब शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ जब खत्म करते हैं, उसके सबसे लास्ट लास्ट के पेज में उदय शंकर भट्ट का नाम लेके एकदम परलोक का वास वो मतलब परलोक में चले जाते हैं। सबसे अंतिम वर्णन है उदय शंकर भट्ट का किया हुआ है और मानसी का किया है। तो मानसी नाम से जो रचना है वो रामनरेश त्रिपाठी की मिलती है, परंतु उदय शंकर भट्ट की भी है, अतः सही है ये। 53वां क्वेश्चन देखो, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है, राधा ही प्रमुख है? राधा प्रमुख है तो राधा वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा, खत्म बात। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? केशव के सारे ग्रंथ मुक्तक है। अगर केशव के सारे ग्रंथ ही मुक्तक होते हैं तो जो उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा है ना, एक वो वीर सिंह देवचरित, वो कहाँ से आया? वीर सिंह देवचरित, है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 55वां है कि इनमें से कौन सा जो है विकल्प गलत है ना, इनकी कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, भक्त मिलाप भरत मिलाप नाम से ईश्वरदास की रचना है, सही है। ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है, सही। अष्टयाम के लेखक रामादास है, पर हितोपदेश भाषा के लेखक जो है ब्रह्मानंद, बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, 56वां प्रश्न देखिए, कौन सा विवरण सही नहीं है? राहुल वेल में राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन किया गया है। ठीक है, और राहुल में राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन गलत हो जाएगा ये, बल्कि श्रृंगारी रचना है ये। ठीक है ना, श्रृंगारी रचना है ये, शौर्य का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है ना, बाकी और कथन सही है यहाँ। 56 का एक सही होगा। 57 क्या है कि नंददास की, मैं देखो पूरे ऑप्शन सारे डिटेल में बता सकता हूँ, पर अभी क्या है ना कि आंसर की है जल्दी से जल्दी, इसकी डिमांड रहती है कि जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसलिए बाकी जो भी कोई कथन या भाई किसी ऑप्शन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात। नंददास जी का जो रसमंजरी ग्रंथ है वो नायक नायिका भेद का ग्रंथ है, ये अपने जब आपको फिलहाल पढ़ाता हूँ तभी मैंने यह बात आपको बता रखी है। 58वां क्वेश्चन है कि हिंदी के विद्वानों ने इनका मेवाड़ के रावण खुमान का समकालीन होना अनुमानित किया है। पहली बात है, खुमान को खुमान रासो हम पढ़ते हैं हिंदी में, एक खुमान जो शब्दावली है ना राजस्थान में प्रयोग आती है, अतः खुमान रासो के विषय में ये पंक्तियां हैं मोतीलाल मेनारिया की, क्योंकि जाहिर सी बात है मोतीलाल मेनारिया का संबंध है राजस्थान से। ठीक है ना, राजस्थान के साहित्यकार है, राजस्थान के इतिहासकार भी हैं। 59वां है कि कल्पना है उनकी कविता का मेरुदंड है, उनकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। नंद दुलारे वाजपेयी ने ये पंक्तियां कही है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। ठीक है, वेरी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। 60वां प्रश्न देखिए कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन में कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कर सकता है, वे आश्रय देवताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं थे। कवि भूषण पर यह टिप्पणी की है शुक्ल जी ने, और जब हम भूषण पढ़ रहे थे 2-4 दिन पहले, तब मैंने ये पंक्तियां बताई भी थी। बहुत आसान प्रश्न है, शुक्ल जी की पंक्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना है। 61वां प्रश्न है, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदज्ञ पूर्ण जो अंश है वो भ्रमर गीत है, ये पंक्तियां शुक्ल जी ने कही है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न ही है, आगे भी पूछा जाएगा। इस सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदज्ञ पूर्ण अंश जो है भ्रमर गीत है, इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है, ऐसा सुंदर उपलम्ब काव्य और कहीं नहीं मिलता है। ये कथन किसका है? ये कथन है शुक्ल जी का। 62वां प्रश्न देखिए, हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है। बिल्कुल, ये कथन सही माना गया है कि हिंदी के जो रीति शास्त्र के है वो कहीं ना कहीं संस्कृत काव्य शास्त्र से ही आधार बनाकर लिखा गया है, और हिंदी में रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि कोई कवि ऐसा नहीं था जिसने पूरा अध्ययन किया हो, बस थोड़ा बहुत किसी ने किस संप्रदाय के कवियों को पढ़ा है, किसी ने कुछ संप्रदाय के कवियों को पढ़ा है, इसलिए संपूर्ण नहीं पढ़ा है। ए सही है और बी गलत है। ठीक है ना, ए सही है बी गलत है, इसलिए तीसरा हो जाएगा सही। भारतेंदु मंडल के लेखक कौन से हैं इनमें से? प्रताप नारायण मित्र है, बालकृष्ण भट्ट हैं, अयोध्या क्या बोलते हैं वो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। भारतेंदु मंडल के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। इस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है केशवदास की कवि प्रिया में। ठीक है, आसान प्रश्न है, मैंने बताया हुआ है बहुत बार, क्योंकि ललित ललाम तो अलंकार ग्रंथ है,
काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक है, क्योंकि सर्वांग श्रृंगार मंजरी जो है वो श्रृंगार रस से संबंधित है। नायक नायिका भेद का हो जाएगा कवि प्रिया। संतों में अगर किसी ने छत्रबंध, मुरजबंध आदि बाह्य अलंकारिकता के आश्रय लिए को आश्रय दिया है तो वो यही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दादू के किस शिष्य के बारे में ये पंक्तियाँ कही हैं? वैसे भी शुक्स हमारे सिलेबस में सुंदर दास जी हैं, और कवि तो वैसे भी गौण हैं, तो वैसे भी हमारा आंसर सुंदर दास वैसे भी हो रहा है, और ऐसे भी इसका आंसर सुंदर दास है। ये हम पढ़ते हैं ना। तो 66 वाला प्रश्न है कि इस आधार पर सही विकल्प कौन सा है। यानी कि यहाँ पे प्रेमचंद के उपन्यास दिए हुए हैं, रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। गोदान 36 में तो द हो जाएगा, प्रेमाश्रम हो जाएगा पहले, फिर निर्मला 27 में, रंगभूमि 25 में। ठीक है ना, प्रेमाश्रम बाद में, तो प्रेमाश्रम सबसे पहले हो जाएगा, बहुत पहले। ठीक है ना, इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। प्रेमाश्रम लगभग 1907 1905 के आसपास है ये, बट बहुत पहले ही है ना, तो स आ जाएगा सबसे पहले। रंगभूमि आ जाएगा 25 में, निर्मला 27 में, और फिर फिर ब, और गोदान द 36 में सबसे लास्ट। ठीक है, प्रेमाश्रम सबसे पहले के बाद स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 66 में। 67 है, इस साहित्य में न हमें दूसरी राजमती मिलती है, न ही दूसरा बीसल देव मिलता है। बीसल देव रासों के बारे में कवि की सबसे बड़ी यही सफलता निहित है, ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? जाहिर सी बात है, इन चारों में से हमको पता नहीं चल रहा है इसका आंसर क्या माने, इसलिए हम आंसर मानेंगे वही कि जिसने इसका संपादन किया है, और बिसल देवरासों का प्रमाणिक संपादन किया है माता प्रसाद गुप्त ने, और ऑफिशियल आंसर में भी यही आंसर सही माना है। अतः 67 का आंसर हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त। 68 वाला प्रश्न है कि नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं। बिल्कुल, ये एकदम कथन सही है। और स प्रश्न है कि नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व बताया गया है। नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व बताया है। बिल्कुल, अ और स दोनों सही है इसमें। ठीक है ना, बाकी बी और द दो है, बी और डी यानी कि प और द गलत है, इसलिए अ और सही सही है। नीचे दिया हुआ है ना कौन से विकल्प सही है, तो अ और स दोनों चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, दो विकल्प भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो 69वां प्रश्न है कि श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसाई का हुआ है ना, उतना और किसी ग्रंथ का नहीं हुआ है। 69 में हो जाएगा 4। शुक्ल जी का कथा नहीं है, हम पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी। 70 वाला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा का समय कितना माना है? 8वीं शताब्दी के 7वां, 8वीं शताब्दी के 60 का दशक, यानी कि जब 701 से लेके 799 तक का समय चलेगा, तब हम उसको मानेंगे 8वीं शताब्दी। जाहिर सी बातें है ना, तो 8वीं शताब्दी के 60 का दशक, तो इस हिसाब से तो 751 से लेके 760 के आसपास मानना चाहिए 8वीं शताब्दी। तो पता नहीं इसका आंसर 70 में 3 क्यों माना है, ये तो डाउट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 7वीं शताब्दी का 60 का दशक हम जरूर मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी का 60 का दशक, आगे देखते हैं 70 का 3 माना गया ऑफिशियल आंसर में, जो बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि 7वीं शताब्दी का 60 का दशक होना चाहिए इसका आंसर, बी होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए आंसर, 3 माना है जो कि गलत है। और ऑफिशियल आंसर की में 3 माना है, फिलहाल आप इतना याद रखना। ठीक है ना, ना 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 ना, सही है सही है सही है, क्योंकि 769 है ना जन्म में से भी, 769 हम पढ़ते हैं वैसे भी जन्म, तो 769 के अनुसार तीसरा सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, 700 8वीं शताब्दी का 60वां दशक होगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि 8वीं सदी चल रही है, 8वीं सदी है ना, तो उस हिसाब से ठीक है ठीक है, 8वीं शताब्दी के 60 का दशक तीसरा सही है ना, 769 है ना वैसे भी जन्म, सरहप्पा का जन्म 769 है। सही है सही है सही है, 70 का आंसर 3 होगा। 71वां प्रश्न देखिए, इस संग्रह में स्त्री रचनाकार नहीं है। इस संग्रह में तार सप्तक में एक भी स्त्री नहीं है, याद रखना। ठीक है ना, तार सप्तक में एक भी स्त्री नहीं है, बाकी दूसरा सप्तक में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में भी है। ठीक है, 72वां प्रश्न देखो आप, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित जो संत थे सुंदरदास जी, उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? कि ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता करते थे क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है ना, ठेठ राजस्थानी में नहीं करते हैं, बल्कि ब्रज भाषा हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा में वो कविता करते थे, या फिर अवधि भी कुछ मिश्रित होती थी, मिश्रित करते थे, मतलब मिश्रित भाषा हम कह सकते हैं, क्योंकि साधु थे ना, ये भी एक प्रकार संत हैं।
बाकी तो ठीक है, 72 का एक उत्तर होगा क्योंकि ये गलत है। 73 वाला प्रश्न है, एक पत्र और उसके संपादन का जो स्तर है ना, उसके संदर्भ में कौन सा गलत है? तो हिंदी प्रदीप जो है बनारस से नहीं निकलता है, गलत हो जाएगा। इलाहाबाद से निकलता है ये, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? मैंने बताया था बालकृष्ण भट्ट है इसके संपादक। 1877 से निकलता शुरू हुआ था ये, इलाहाबाद से, ठीक है ना। बाकी ब्राह्मण कानपुर से निकलता है, हिंदुस्तान काला कालनकर से, और आनंद कादम्बरी मिर्जापुर से। तो उत्तरवा है, इस पुस्तक में मेरी यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि और हृदय को साथ लेकर, ये अपनी कला, अपनी निबंध कला के विषय में ये किसका कथन है ना? तो ये भाई साहब शुक्ल जी ने कहा है चिंतामणि की भूमिका में। तो ये 74 का आंसर 4 हो जाएगा। 74 का भी उत्तर हो जाएगा 4। पेपर 2 हम कर रहे हैं, 75वें प्रश्न पर आ चुके हैं। वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टिकूट बना डाला है और संध्या भाषा कह डाला है उसको, है ना। ये राहुल शंकर त्यान की पंक्तियां हैं, ठीक है ना। और 76वां प्रश्न हो जाएगा कि आलम के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत कथन कौन सा है? इनका काव्य जो है स्थूल वस्तु प्रधान है। नहीं, मैंने आपसे कहा था कि रीतिमुक्त के जितने भी कवि हैं उनका काव्य स्थूल और वस्तु प्रधान नहीं होगा, बल्कि भाव प्रधान होगा, विषय प्रधान होगा, आत्म प्रधान होगा, तो और सूक्ष्म होगा। जबकि रीतिबद्ध कवि की विशेषता हो सकती है काव्य स्थूल और वस्तु प्रधान था, परंतु आलम जो रीतिमुक्त के कवि हैं इसलिए यह विशेषता नहीं होगी, ठीक है ना। और ये कथन गलत हो जाएगा। 76 का 2 हो जाएगा सही उत्तर। 77वां क्वेश्चन कहता है कि छायावाद के संदर्भ में सत्य क्या है? कि छायावादी काव्य में विषयनिष्ठ और वर्णन प्रधान नहीं। विषयनिष्ठ और वर्णन प्रधान देखा जाए तो वर्णन प्रधान जो है वो द्विवेदी युग का काव्य है, ठीक है ना। क्योंकि वर्णनात्मक यहाँ नहीं मिलती है, नई विषय निष्ठा मिलती है, यहाँ पे मिलती है आत्मनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। तो 77 का आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये गलत कथन है। 78वां प्रश्न देखिए कि श्याम नारायण पांडे की रचना कौन सी नहीं है? आरती है, जौहर है, तुमुल है। हम पढ़कर आए हैं प्रताप नहीं में, ठीक है ना। आरती है, जौहर है, तुमुल भी है, ठीक है। प्रताप नहीं है, जबकि हल्दी घाटी है, ठीक है। जौहर भी है, परंतु प्रताप नहीं है। 79 वाला प्रश्न देखिए, प्राकृतम पेंगलम में निम्नलिखित में से इस रचना के कुछ छंद मिलते हैं? तो हम भी रासों की रचना के कुछ छंद मिलते हैं, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व का पता लगाया था प्राकृतम पेंगलम में, ठीक है। 80 का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संबंधित नहीं है? तो नई समीक्षा के प्रतिमान की पुस्तक निर्मला जैन की है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका ये डॉक्टर नगेंद्र की है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा रमेश कुंतल मैक की है। परंतु नई कविता शक्ति और सीमा ये लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नहीं है, ऐसा आंसर की में माना गया है। वैसे बड़ा डीप प्रश्न था, बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न है। मैं अभी तक इस क्वेश्चन को काफ़ी डीप कहूँगा वाकई, मतलब मेरी नज़र में तो काफ़ी डीप है ये। 81 वाला प्रश्न देखिए, 81, माटी की मूर्ति और कला के हस्ताक्षर और 10 तस्वीरें, ये कौन सी विधा की रचना है? बच्चे बच्चे को पता है कि माटी की मूर्ति, कला के हस्ताक्षर, 10 तस्वीरें। माटी की मूर्ति को तो पता होता है कि रेखा चित्र है, तो भी हम लगा सकते हैं ना, रेखा चित्र होगा इसका। रघुवीर सहाय का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है भाई? हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध, ये हमने पढ़ा हुआ था, ये है। परंतु घाटी का आखिरी आदमी ये नहीं है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। इसलिए रघुवीर सहाय का कौन सा नहीं है? घाटी का आखिरी आदमी, 4 हो जाएगा इसका उत्तर। 83 वाला प्रश्न कहता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कौन सा कथन जो है शुक्ल जी का सही नहीं है? कि इनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मकता से रहित थी। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इतिवृत्तात्मकता से भरपूर थी, रहित नहीं थी, बल्कि इतिवृत्तात्मकता भरी हुई थी आचार्य राम महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं में। इसलिए ये रहित वाली बात कह दी ना, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है ना। ये 83 का 3 हो जाएगा सही उत्तर, ये गलत है। 84 वाला ऑप्शन कहता है कि मैथिली शरण गुप्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्लिष्ट खड़ी बोली काव्य एक रचना। अब मैथिली शरण गुप्त अगर क्लिष्ट लिखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि ये वाली बात कि केवल न मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्लिष्टता है क्या इस भाषा में? नहीं है ना। तो क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है, अतः ये गलत हो जाएगा और यही चूज करना था हमको। कि रीति मुक्त काव्य की कौन सी स्थापना जो है गलत है? गलत तथ्य को छाटना है।
कि इनकी सभी रचनाएं जो है मुक्तक है। नहीं नहीं नहीं, इति मुक्त काव्य में भी गौण मात्रा में लिखे गए हैं, परंतु प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, अतः जो है ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन है कि इनका विषय श्रृंगार ही है। भाई भले है वियोग श्रृंगार, पर है तो श्रृंगार के अंदर ही आएगा ना वियोग भी, तो इनका मूलतः इनका विषय भी है तो श्रृंगार ही, भले ही वहाँ पे वियोग श्रृंगार अधिकतर अधिकतर मात्रा में लिखा गया है, परंतु रीति मुक्त की एक विशेषता श्रृंगार भी है, ठीक है ना। और जो दूसरा ऑप्शन है ना कि इनकी सभी रचनाएं मुक्तक है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, कुछ रचनाएं मुक्तक भी है। 86 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है सन्यासी, जो कि इलाचंद्र का ही उपन्यास है। धार्मिक उपन्यास है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक उपन्यास हम कह सकते हैं। ये तीव्रतात्मकता से भरपूर होते हैं इलाचंद्र जोशी की रचनाएं। 87 वाला उपन्यास क्वेश्चन है कि भीष्म सहानी का कौन सा नाटक नहीं है। भाई भीष्म सहानी का धानुष भी है, कबीरा खड़ा बाजार में भी है, माधवी भी है, परंतु देहांतर नहीं है, ठीक है। देहांतर नाटक जहाँ तक मुझे लगता है शंकर शेष का है। बाकी एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। 87 को 4 हो जाएगा। 88 वाला क्वेश्चन है कि योगचर्या व डोम्बी गीति का ग्रंथ योगचर्या व डोम्बी गीति का ग्रंथ किस सिद्ध कवि द्वारा माने गए हैं। देखो योगचर्या डोम्बी गीति का जो है वो डोम्बी पा के ही ग्रंथ है, ये दोनों के दोनों। कन्फ्यूज मत होना कि भाई डोम्बी पा में डोम्बी दिया हुआ तो इतना आसान कैसे पूछेगा, नहीं। योगचर्या और डोम्बी गीति का जो है वो डोम्बी पा के ही ग्रंथ है। 89 वाला प्रश्न है, शायद कविता के रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्षण को लेने पर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी न गिनी जाए या कम से कम अच्छी कविता न समझी जाए, लेकिन उन्हें कविता मानना ही पड़ेगा। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में ये पंक्तियां हैं राहुल सांकृत्यायन की, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने वैसे भी सिद्ध साहित्य को लेकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है उनकी रचनाओं का प्रकाशन करने में और उनको प्रकाश में लाने का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है भूषण के द्वारा रचित नहीं है। शिवा बावनी भी है, शिवराज भूषण भी है, भद्रसाल दशक भी है, अलंकार पंचासी का जो ग्रंथ है वो भूषण द्वारा रचित नहीं है। 91 प्रश्न कहता है कि कौन सा रचना और कौन सी रचनाकार सही नहीं है। तो देखो जो रेत नाम से जो रचना लिखी वो गीतांजलि श्री की है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने सोचा कि रेत समाधि लिखी है तो रेत भी इन्होंने लिखी होगी, नहीं। रेत समाधि इनका एक रचना है जिसको एक अवार्ड भी मिला था, बुकोर अवार्ड जिसे कहते हैं अपन। बाकी तो रेत रचना जो है गीतांजलि श्री की नहीं है। 92 रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है भाई। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो जाएगा लाल कवि का जनक पचीसी, क्योंकि जनक पचीसी जो है वो मंडन की रचना है, मंडन की है ना, या मंजन, हाँ मंडन की रचना है जनक पचीसी, मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है ना। भाई एक बार कमेंट करके बताओ आपको जिसका क्या होना चाहिए सही उत्तर। ऑफिशियल आंसर की इसका सही उत्तर माना है 2, क्योंकि लाल कवि के तो हम छत्र प्रकाश पढ़ के आते हैं ना, छत्र प्रकाश। श्रीपति की सरोज कलिका सही है, ये श्रीपति की सरोज कलिका भी है और काव्य सरोज भी है। 93 वाला देखिए, दशरथ शत्रु तिवलोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं, और जब भी मैं ये पंक्तियां पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन में तुलसीदास जरूर आएगा और आप तुलसीदास लगा के आओगे, और इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। तो कबीरदास कहते हैं कि राम जो है वो दशरथ के पुत्र अलग राम है, लेकिन मेरे लिए जो राम है ना वो अलग राम। तो वो कहते हैं कि राम नाम का मरम नहीं जाना है। सब लोग कहते हैं कि दशरथ के पुत्र जो है ना वो 3 लोक का बखान करने वाले जो है ना, 3 लोक में बखान करते रहते हैं। दशरथ सुत तिवलोक बखाना राम नाम का, है ना। ये सभी लोग क्या करते हैं, दशरथ सुत राम की प्रशंसा करते रहते हैं, पर वो राम जो है ना वो नहीं है, वो राम भिन्न है। और कबीर के जो राम है ना वो दशरथ पुत्र राम से अलग है, कबीर के जो राम। यहाँ पे कुछ नाटक दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नाटक जो है सम्मिलित नहीं है। तो देखो आषाढ़ का एक दिन तो मोहन राकेश का है ही सही, अंधायुग धर्म वीर भारती का है, अमृत पुत्री जो है वो भी हरि कृष्ण प्रेमी का है, परंतु जो कर्फ्यू जो नाटक है ना वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे खेला गया है आपके साथ, कर्फ्यू जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, न कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का। बाकी अमृत पुत्री हरि कृष्ण प्रेमी का है। मतीराम का कौन सा ग्रंथ है, फूल मंजरी, जो कि जहांगीर के आश्रय में लिखा गया था, और ये मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है। मतीराम पढ़ते हैं जब भी बढ़िया से समझाता हूँ, नोट्स पढ़ते हैं तब भी, है ना। 96 वाला ग्रंथ देखो आप कि रामानंद के कितने शिष्य माने जाती है ना, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या।
तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य गिनाए गए हैं। हमने पढ़ा हुआ है ये भी। 97 प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, कुरुक्षेत्र हमारे छठे दशक की भाव चेतना को चुनौती देने वाली रचना है। तो 1948 में रचा गया है, तो 1948 में कौन सा छठा दशक चलता है बताओ। नहीं चलता है ना, तो गलत हो जाएगा ये। बिल्लेसुर बकरिया जो है रेखा चित्र है निराला जी का। 98 का 1। 99 वाला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि व्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला था। ये कथन किसका है, ये पिटारी वाला कथन है, मैंने बहुत बार करा रखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पिटारी है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कथन है ये। नाटक और नाटककार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है भाई। कोणार्क जो है बहुत फेमस नाटक है हिंदी साहित्य का, जिसके लेखक जगदीश चंद्र है। तो ऑप्शन में राम कुमार वर्मा दिया हुआ है, गलत हो जाएगा ये। 101 वाला प्रश्न हो जाएगा, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः ये धार्मिक कोटि में नहीं आती है। तो शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है, सिद्धों और योगियों के बारे में ना, क्योंकि योगियों को, नाथों को भी योगी शब्द ज़्यादा देना बढ़िया लगता था उनको, है ना। तो सिद्धों और योगियों के संदर्भ में कहा है कि इनकी कविताएं जो है स्वाभाविक सरणियों और अनुभूतियों और दशाओं के संदर्भ में नहीं है ना, इसलिए सिद्धों और योगियों के संदर्भ में। 102 वाला प्रश्न देखिए आप, आदिकालीन जैन साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आदिकालीन जैन साहित्य ना हिंदी और अर्धमागधी से अधिक प्रभावित थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आदिकालीन जैन साहित्य जो है उनकी भाषा हिंदी और अर्धमागधी से प्रभावित तो थी पर कम थी। वो अधिकांश जो है वो कहीं ना कहीं गुजराती भाषा और राजस्थानी मिश्रित इससे संबंधित ज़्यादा थी, वो कहीं ना कहीं सोर्स ही नहीं अपभ्रंश मान सकते हैं ना। 103 वाला देखो आप, मधुमालती नामक सूफी ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेमा का विवाह तो जो है ताराचंद से होता है, हम पढ़ते हैं वैसे भी। आसान प्रश्न नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है वो, क्योंकि वो तो मधुमालती से ही प्रेम करता है, ठीक है ना। मनोहर जो होता है इसका नायक। आसान प्रश्न है, ठीक है। 104 वाला प्रश्न देखिए, 104 वाला कि हिंदी के रीतिकालीन कवियों की स्रोत सामग्री की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है कि छंद विवेचन के लिए रस तरंगणी का आश्रय लिया है क्या। नहीं, जब छंद विवेचन का ग्रंथ बात आ गई तो रस तरंगणी क्यों लेंगे भाई। रस तरंगणी तो रस का ग्रंथ हो गया ना, भानु दत्त की रस तरंगणी तो, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तो और ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। आसान प्रश्न है, मैं इसको बिल्कुल भी कठिन नहीं कहूँगा। बाकी प्रश्न में अगर डाउट हो आपको तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं विस्तार से उसको समझा दूंगा। एक सेकंड रुको, मुझे चार्ज लगाने दो। 105 वाला प्रश्न देखो कि बिहारी के बहुत सारे दोहे जो है वो आर्या सप्तशती और गाहा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। आचार्य शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ही पंक्तियां लिखी हुई है। जब आप बिहारी पढ़ते हैं तो मैं बहुत बार आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये भी मैंने आपको बता रखी है। हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इस सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का जो मूल स्रोत है ना वो अरबी फारसी का साहित्य है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कथानक जो रूढ़ियाँ हो गई या फिर जो उसमें होने वाले त्योहार हो गए वो सब भारतीय है, अरबी फारसी का साहित्य नहीं है, वो हिंदुस्तानी साहित्य ही है वो। 107 वाला प्रश्न देखो आपको, कौन सा ग्रंथ जो है हजारे प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है और भूमिका भी है, परंतु हिंदी साहित्य 3 भाग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रंथ जो है हजारे प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। 108 वाला प्रश्न देखिए, अभी जयशंकर प्रसाद के बारे में और उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। अभी ये तो अपने कल जब छायावाद पढ़ रहे थे तभी पढ़ा था कि प्रलय की छाया में प्रसाद जी ने मुक्त छंद में ऐतिहासिक प्रसंगों की शक्तिशाली और मार्मिक अवतारणा की है, बिल्कुल हमने पढ़ा था। रामायण में बुद्धिवाद का विरोध हुआ है, हृदय तत्व की प्रतिष्ठा है, और पेशोला की प्रतिध्वनि में करुणा और विरक्ति का प्रधान नहीं कि नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि पेशोला की प्रतिध्वनि जो है वो एक प्रकार से उसमें भी ऐतिहासिक प्रसंगों की शक्तिशाली और मार्मिक अवतारणा की गई है, ठीक है, करुणा और विरक्ति नहीं है। नगेंद्र वाली पुस्तक से सेम टू सेम पंक्तियाँ उठाई गई। नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास भी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, और अभी हम छायावाद पढ़ रहे थे तब हमने ये पंक्तियाँ पढ़ी थी, तो ठीक है ना। तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी जहाँ पर हम नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा उत्तर गलत हो जाएगा। 109 वाला प्रश्न देखो आप,
धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के विषय में कौन सा कथन गलत है? इन जो 7 गीत वर्ष की जो रचना है, इसमें समस्त कविताओं में यही केशव भावुकता व्याप्त है? नहीं। 7 गीत वर्ष नाम की जो रचना है, उसमें समस्त कविताओं में केशव भावुकता व्याप्त नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और ये भी पंक्तियां जो है सेम टू सेम नगेंद्र वाली पुस्तक से ली गई है। बहुत आसान प्रश्न था, पर नगेंद्र वाली प्रश्न पुस्तक से सेम टू सेम लिया गया, चारों के चारों। 110 वाला प्रश्न देखो आप कि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की राम शक्ति पूजा और पंथ के परिवर्तन शीर्षक कविताओं के कथ्य में कौन सी चीज समान है? कि जीवन के मूर्त स्थल आख्यानों प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्र। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही हो जाएगा। ये भी सेम टू सेम प्रश्न और सेम टू सेम पंक्तियां जो है वो नगेंद्र वाली पुस्तक से उठाई गई है। एज इट इज ये लाइन आपको मिल जाएगी। तीनों रचना एक साथ दी हुई है वहाँ पे कि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा और पंथ के परिवर्तन में प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्रण मिलता है। 110 में 3 हो जाएगा। 111वां है कि दूसरी बात इस आदिकाल के संदर्भ में ध्यान देने बात यह है कि जो भी साहित्य सामग्री प्राप्त है वो सबके सब असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ये पंक्तियां कहते हैं शुक्ल जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। ये भी मैंने बहुत बार इंपॉर्टेंट लगाई है। 112वां प्रश्न है पद्मावत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कि पद्मावत में कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि काव्य रूढ़ियों की भरमार है जायसी की पद्मावत में। तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि नहीं हुआ है प्रयोग, जबकि हुआ है, खूब हुआ है ना, कथानक काव्य रूढ़ियों का प्रयोग। 113वां प्रश्न हो जाएगा रीति कविता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मानी जाती है? रीति कविता में निम्नलिखित में से मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, जबकि भक्ति नीति ये गलत हो जाएगा। राज प्रशस्ति नहीं होगी, राज प्रशस्ति गौण प्रवृत्ति है। मुख्यतः कहा इसने कि कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः है? मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। और जब हम नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ते हैं तब भी मैंने ये चीज़ आपको वहाँ पे प्रूव करके भी दिखाई थी। 114 वाला प्रश्न देखिए, कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं है बता रहा है यहाँ पे कि रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये इसने सही माना है, ठीक है ना, कि रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, याद रखना है ये इसने सही माना। 115 वाला प्रश्न देखिए सुमित्रा नंदन पंथ के पल्लव का प्रवेश नए सर्जन का ही नहीं बल्कि आलोचना के नए मूल्यों का भी पहला प्रभावशाली घोषणा पत्र है। छायावादी कवियों के आलोचना में विचार करते हुए ये कथन किसका है? डॉक्टर निर्मला जैन का। 115 में हो जाएगा सही उत्तर 4, ठीक है। 115 का सही उत्तर हो जाएगा 4। 116 हो जाएगा कबीर मस्त मौला आदमी थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे, जब मौज में आकर रूपक और अन्य युक्तियों का उतर आते थे तब वो जो कुछ कहते थे सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। कबीर को एक प्रकार से स्थापित करने वाला आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये पंक्तियां भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना। 117वां हो जाएगा 117 क्वेश्चन कि अनामिका ही कौन सी रचना नहीं है? हमें अनामिका जो है सिलेबस में भी थी, कविता में औरत है, उधर यहाँ है, गलत पते की चिट्ठी भी है, लेकिन सांकलों में कैद क्षितिज इनकी रचना नहीं है। अनामिका की रचना नहीं है, सांकलों में कैद क्षितिज, सांकलों में है। 118वां प्रश्न है कि सेनापति के बारे में कौन सा कथन गलत है? कि सेनापति यमक अलंकार का प्रयोग के कारण विशेष रूप से ख्यात है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, बल्कि ऋतु वर्णन के कारण इनकी ख्याति है और इनका जो प्रिय अलंकार है वो श्लेष अलंकार इनका प्रिय है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 119वां देखिए निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? सर्वांग निरूपक आचार्य वो होते हैं जिन्होंने सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिखा हो, जबकि देव का जो है काव्य रसायन और शब्द रसायन जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, अतः देव एक सर्वांग निरूपक कवि है। जबकि तोष का सुधा नीति जो है वो रस निरूपक ग्रंथ है। पद्माकर ने कोई सर्वांग निरूपक ग्रंथ नहीं लिखा है, ठीक है ना। मतीराम ने अलंकार ग्रंथ लिखे हैं, रस निरूपक लिखे हैं, लेकिन कोई सर्वांग निरूपक ग्रंथ नहीं लिखा है, अतः वो सर्वांग निरूपक आचार्य भी नहीं कहला सकते हैं। 120वां है कि यह ऊहा के बल पर कारीगरी के मजबून बांधने के प्रयासी कवि नहीं थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। ये अभी जब शुक्ल जी पढ़ रहे थे हम 2-3 दिन पहले, तब ये पंक्तियां करवाई थी मैंने, पद्माकर की पंक्तियां हैं ये। यह ऊहा के बल पर कारीगरी के मजबून बांधने के प्रेयसी कवि नहीं थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी, है ना, पद्माकर की हो जाएगी। 121वां प्रश्न है कि इनका कौन सा ग्रंथ जो है देव के द्वारा रचित नहीं है? रस प्रबोध जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है,
ठीक है ना। अष्टयाम, भवानी विलास और सुख सागर तरंग इनका ग्रंथ है। ये पढ़ा हुआ है, आसान प्रश्न है। परमाल रासो जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? आलाखंड हो जाएगा, बिल्कुल 122 का 2 हो जाएगा, आसान प्रश्न। 123वां है कि आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों की संख्या मानी है? 12 ग्रंथ माने हैं, क्योंकि जो वो है ना, क्या बोलते हैं, हनुमान बाहुक, वो 13वां ग्रंथ हो जाएगा अगर उसको माने तो, लेकिन हनुमान बाहुक को कवितावली का अंतिम पाठ मानते हैं, इसलिए तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ ही माने हैं। आचार्य शुक्ल भी हमने पूरे पढ़ा रखे हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास भी हमने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक एक लाइन। देख लो 24वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है केशवदास द्वारा रचित नहीं है? छंद प्रकाश जो है केशवदास की रचना नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। बाकी रसिक प्रिया है, कि ज्ञान गीता है, रतन बावनी है, पर छंद प्रकाश नहीं है। 125वां प्रश्न देखिए, पार्वती मंगल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये पद शैली में रचित है, नहीं, ये पद शैली में बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तो, और हाँ, ये पद शैली में नहीं है, ठीक है, बाकी ऑप्शन सही है। ये अवधि में भी है, शिव पार्वती विवाह दिया हुआ है, और इसकी कथा जो है रामचरितमानस में वर्णित शिव विवाह की कथा से भिन्न है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल इसकी कथा जो है भिन्न है, ये याद रखना। 126वां प्रश्न देखिए, मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। जाहिर सी बात है, वीरगाथा काल जो शब्द है ये शुक्ल जी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये पंक्तियाँ भी शुक्ल जी की होगी। 127वां प्रश्न है, प्रति और प्रतिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? कछुआ धर्म जो है वो रामविलास शर्मा का नहीं है निबंध, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है कछुआ धर्म। 128वां प्रश्न देखिए, रामानंदी परंपरा से संबंधित कौन से नहीं है? तो रामानंदी परंपरा से संबंधित परशुराम देवाचार्य नहीं है, क्योंकि ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है परशुराम देवाचार्य। 129वां प्रश्न देखिए आप, कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? घबराए हुए शब्द ये आलोक धनवा की रचना नहीं है, बाकी और विकल्प जो है सही है। वो घबराए हुए शब्द जो है वो मुझे लगता है लीलाधर जगूड़ी की रचना है, लीलाधर जगूड़ी। बाकी आप बताना क्या होगा इसका उत्तर, बाकी ये आलोक धनवा की रचना नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से इतिहास लेखक ने रीतिकालीन काव्य को 3 श्रेणी में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वनाथ प्रसाद मिश्री हैं जिन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है। 131वां प्रश्न देखिए, विजय देवनारायण साय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये 2 शतक के कवि हैं, नहीं, ये 3 शतक के कवि हैं, 2 शतक के कवि नहीं है। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि जिनके नाम में नारायण आ रहा है ना, विजय देव नारायण, वो सारे के सारे 3, यानी कि 3 शतक के कवि हो जाएंगे। अब आप कहोगे हरि नारायण भी तो है ना, तो हरि नारायण में हरि 2 शब्दों का है, अतः हरि नारायण जो है वो 2 शतक के कवि है, जबकि विजय देव नारायण जो है वो 3 शतक के कवि है, लेकिन 2 शतक के। 132वां प्रश्न देखिए, यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्तियों के एक दूसरे के टकराने का भी समय नहीं था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। आधुनिक काल के संदर्भ में ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आसान प्रश्न है, और इसमें पंक्तियाँ आ रही है कि चहु जो साचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जापो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये पंक्तियाँ मैंने 1000 बार पढ़ा रखी है, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ। मेरी कैलाश यात्रा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा इसे स्वामी सत्यदेव परिवाद्रक का, ठीक है। कौन सा रचनाकार यहाँ पे बताना है, सब सम्मिलित है ना। वे सोए तो नहीं होंगे, ये हो जाएगी रचना नंद चतुर्वेदी की। इसके अलावा घबराए हुए शब्द हो जाएंगे लीलाधर जगूड़ी की, अभी जस्ट आया ही था ऊपर। अपना ही आकाश कुनू में, ये रचना हो जाएगी हरीश बादाले की। और पत्थल गढ़ी हो जाएगी अनुज नुकुन की, ठीक है। आसान प्रश्न था, सही प्रश्न है इसका जवाब, सही उत्तर हो जाएगा 4। 136वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु में कौन सा गलत है? जैन चरित काव्यों में परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा, ये गलत हो जाएगा। कि परंपरा से प्राप्त जो कथानक है उनकी उपेक्षा नहीं की है, बल्कि उनको भी साथ लेके चले हैं, ठीक है ना। और 137वां हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, एक सेकंड रुकना, मैं बताता हूँ आपको। असंगत पूछा है, ठीक है, सही बात है। चौथा हो जाएगा सही आंसर, चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम हो जाएगा शुक संप्रदाय, ये सही है। चरणदासी संप्रदाय जो है वो चरणदास जी का है। और 137 का उत्तर हो जाएगा 1, ये भी हो गया। 138वां, पेपर 2 कर रहे हैं हम, 138वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और 150 प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है कि अमीर खुसरो जो है प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इनके बारे में गलत कथन हमको छांटना था। और अमीर खुसरो जो है वो प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे वो, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नहीं थे। रीति निरूपण के संबंध में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतन किस कवि के विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है? नगेंद्र वाली पुस्तक से ये पंक्तियां ली गई है कि रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतन की जो विशेषता है वो मिलती है भिखारी दास। 140वां प्रश्न है कि कौन सा युग्म गलत है यहाँ पे रचनाओं का? तो अरण्या जो है ना, अरण्या वो अज्ञेय की रचना है। अरण्या जो है नरेश मेहता की रचना है, अरण्या, ठीक है, अज्ञेय गलत हो जाएगा यहाँ। 141वां प्रश्न दिया हुआ है, इतनी बड़ी पंक्तियां दी हुई है, कुछ भी मत पढ़ो आप, ये इतना सा पढ़ो कि रीति काव्य की भूमिका को स्पष्ट करते हुए ये किसने लिखा है। तो जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन हमको पता है कि रीति काव्य की भूमिका नाम से जो ग्रंथ है ना, वो नगेंद्र का ग्रंथ है। तो वैसे इसका आंसर निकल जाएगा 141 का हो जाएगा 3। 142 का आंसर क्या होगा कि सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दूसरा कथन है कि सरस्वती में हिंदी से इतर भाषाओं का अनुवाद छापने की मनाही थी, ठीक है ना, बिल्कुल ये सही बात है। केवल वो खड़ी बोली हिंदी को परिमार्जित करने का काम कर रहे थे और उसी में संबंधित रचनाओं को वो छापते थे, एक दो को अपवाद छोड़ते तो बाकी तो मनाही थी, ये सबको पता है। 143वां प्रश्न है कि एक पतंग अनंत में किस कवि की रचनाएं हैं? ये अशोक वाजपेयी की, हम पढ़कर आए थे, बहुत आसान। सखी संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इनके अनुसार प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता है। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। सखी संप्रदाय जो है हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम है, हरिदास जी इसके प्रवर्तक है, ज्ञान की अनिवार्यता नहीं मानते हैं। और देखो इसमें लिखा हुआ है ये निम्बार्क संप्रदाय की एक अवान्तर शाखा है, बिल्कुल, इसे टाटी संप्रदाय भी कहते हैं और ये निम्बार्क मत से ही अलग होकर एक शाखा बनती है, जो कि आसान क्वेश्चन है और सही बात भी है। 145वां देखिए, आलोचना पत्रिका का प्रकाशन वर्तमान में कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है, सही बात है। 146वां प्रश्न देखिए, मेरी गद्य भंगिमा पर शेक्सपियर के मनमोजी और उच्छृंखल गद्य तथा रविंद्रनाथ के मनमोजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। ये अपने निबंध विधान के संदर्भ में ये वक्तव्य कुबेरनाथ राय का है और ये भी कहीं ना कहीं सीधी सीधी पंक्तियां मिल जाती है इंटरनेट पे, है ना। आसान प्रश्न तो नहीं कहूँगा वैसे तो कह रहे, पर ठीक है, इसका आंसर कुबेरनाथ राय होगा। 147वां प्रश्न है कि शिवराज भूषण जो है अलंकार ग्रंथ हो जाएगा। मैंने बता रखा है, वैसे भी भूषण आ जाए, भरण आ जाए, ऐसी जब रचनाएं आ जाए तो समझ जाना ये अलंकारों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, अलंकार ग्रंथ है ये। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश का भी और बोलचाल की देसी भाषा का भी। ये कथन किसका है? ये शुक्ल जी का कथन हो जाएगा ये, ठीक है ना, विद्यापति के संदर्भ में ये कथन है शुक्ल जी का। 149 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्मृति लेखा जो संस्मरणात्मक पुस्तक है ये हो जाएगी अज्ञेय की। आसान क्वेश्चन है, स्मृति लेखा अज्ञेय की सारी रचना इंपॉर्टेंट है, चाहे निबंध हो, चाहे आलोचना हो, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास। 150वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निहित रीतिकालीन कवियों की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं रही है। मतलब यह है कि निम्नलिखित में से वो कौन से कवि है जो रीतिकाल के तो है पर रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक में नहीं आते हैं। ठाकुर बोधा आलम भी है, भिखारी दास चिंतामणि कुलपति भी है, देव पद्माकर मतीराम भी है, मगर गोप रसरूप और सेवादास इस श्रेणी में नहीं आते हैं, ताकि जिनकी मूल प्रवृत्ति हम कह सकें श्रृंगारिक नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना। 150 का आंसर हो जाएगा 1। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी की जो आंसर की है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का जो पेपर हुआ था 2024 में 17 मार्च को, इसकी आंसर की जारी की कर दी थी, उसको हमने डिटेल से पेपर 1 और पेपर 2 को आपके सामने बता दिया है। कोई भी डाउट हो या किसी प्रश्न को विस्तार से समझाना हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जुड़कर सीधे तौर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, क्लास को ख़त्म करते हैं।